नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष का बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं, स्पेशल बुलेटिन। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं बिहार की राजनीति को हिला देने वाली खबर के साथ। लालू यादव के परिवार में कलह मची हुई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक और सोशल मीडिया पोस्ट आ गया है। रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट में जो बातें कही हैं वो चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि मुझसे कहा गया कि मैं गंदी हूं, कहा गया पिता को गंदी किडनी लगवा दी, मुझसे कहा गया कि करोड़ों रुपए लेकर किडनी लगवाई। रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट पर अपना दर्द शेयर किया था। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। शनिवार को उन्होंने सबसे पहले एक्स पर लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। लालू परिवार में मचा घमासान के बीच ही तेज प्रताप यादव आग बबूला हैं। उन्होंने अपनी बहन रोहिणी आचार्य का अपमान करने वालों को सबक सिखाने की बात कही है। तेज प्रताप ने कहा, रोहिणी के साथ जो हुआ वो असहनीय है। देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य की ये पीड़ा और अपमान भाई तेज प्रताप को सहन नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर शेयर पोस्ट में लिखा, कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय। सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन पर चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जनचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। तेज प्रताप यादव, एक बेटा और भाई। और वहीं राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने कहा है कि रोहिणी हमारे परिवार की बेटी है, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। हमारी भी बहन राबड़ी देवी रही हैं, बहुत सारा हम भी प्रताड़ना झेले हैं, लेकिन हम अपने बहन के खिलाफ कभी आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। लेकिन जो सुनने में आया है, जो लोग बोल रहे हैं, ये गलत है, ठीक नहीं है। वो हमारी भांजी भी है और घर की बेटी भी है, बिहार का भी बेटी है। उसके साथ जो है व्यवहार, अगर कोई भी अगर इस तरह का व्यवहार किया है तो गलत है, तरीका ठीक नहीं है। अब हम पूरा नाम नहीं किसी को हम ले सकते हैं, ना बोल सकते हैं, लेकिन विचार मंथन करने की जरूरत। ये जब विधायक जीत के आते हैं तो तय करते हैं, जिस पार्टी की जीतेंगे उस पार्टी की तय होती है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, तो विधायक के द्वारा तय होता है। लेकिन ये लोग तो अपने विधायक अभी गाछे कटहर उठे तेल, पानी में मछलियाँ नौलो गिरिया, हिस्सा लगा लिया, ये लोगों ने अपने बन गया, बांट लिया। तो जनता भी देखती है ना कि क्या हो रहा है। बहुत सारा चीज फैक्टर है, लेकिन मैनेजमेंट का भी दोष है। टिकट बंटवारे में भी जो लोग गलती किया है उसका परिणाम है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे लालू परिवार का अंदरूनी विवाद बताया, लेकिन उन्हें नसीहत भी दी कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। मैंने हमेशा
आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। और बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। खबर है कि अगले 3-4 दिन में नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। इसके लिए सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पीएम मोदी का कार्यक्रम तय होने के बाद 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तारीख पक्की हो सकती है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इस बीच एनडीए के घटक दलों में बिहार में मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर मंथन जारी है। खबर है कि 6 विधायकों पर एक मंत्री पद के फॉर्मूले पर विचार हो रहा है। इस तरह से गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से 14 से 16 मंत्री बन सकते हैं, वहीं जेडीयू से 13 से 14 मंत्री होने की संभावना है। चिराग पासवान की पार्टी के कोटे में 3 मंत्री पद जा सकते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को एक मंत्री पद से संतोष करना पड़ सकता है। कल पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक है। इस बैठक में शामिल होने के लिए संजय झा दिल्ली से पटना चले गए हैं। पहले एनडीए के घटक दल अलग अलग विधायक दल की बैठक करेंगे, इसके बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। इसी बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। और बड़ी खबर है, एनडीए के सहयोगी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली पहुंचे हैं और साथ ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी अब पहुंच गए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात संभव। सरकार गठन और मंत्रिमंडल में भागीदारी को लेकर ये बैठक अहम। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, जैसा कि हमने बोला कि सरकार गठन और मंत्रिमंडल में भागीदारी को देखते हुए चर्चा संभव है, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, फिलहाल क्या जानकारी? जी देखिए, जो एनडीए के सहयोगी दलों के नेता हैं उनको आज सुबह 9:30-10 बजे फोन गया दिल्ली से। उनको कहा गया कि क्या आप लोग दिल्ली आ सकते हैं, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दिल्ली आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच भी चुके हैं और जिस तरह से कल रात में अमित शाह के साथ जेडीयू के नेता संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात हुई थी, उनके साथ सीटों को लेकर और सरकार में प्रतिनिधित्व को लेकर बातचीत हुई थी, तो वैसे ही आज रात में अमित शाह के साथ मुलाकात होगी बताया जा रहा है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों दलों के नेताओं से अलग अलग मुलाकात होगी और इनकी क्या क्या मांग है या फिर ये क्या चाहते हैं मंत्रिमंडल को लेकर और अपनी भागीदारी को लेकर, उन तमाम बातों को लेकर इनसे चर्चा की जाएगी और उसका जो सरकार का स्वरूप है उसको जल्द से जल्द तय किया जाएगा। शुक्रिया आनंद, पूरी जानकारी के लिए आपका। और बिहार में नई सरकार के गठन पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कहा है, सुनिए हमारे संवाददाता आनंद पांडे के साथ उनकी ये बातचीत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं। सर, बिहार में एनडीए को बम्पर मैंडेट मिला है, अब सवाल ये है कि वहां पे नई सरकार का गठन कब होगा? जल्द हो जाएगा, 21 तारीख से पहले हो जाएगा और सब विधायक दल की बैठक होगी। हर पार्टी अपने विधायक दल का नेता चुनेगा, फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें एनडीए का नेता चुना जाएगा और वो मुख्यमंत्री होगा। तो वही सवाल है कि एनडीए का नेता कौन होगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, ये इसमें कोई किंतु परंतु तो है नहीं, अब तो प्रक्रिया का सवाल है और पहले भी हम लोगों ने कहा है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है, तो जो भी विधायक दल की बैठक का इंतजार करना चाहिए मीडिया को भी। सर, बिहार में हार के बाद लालू यादव के परिवार में झगड़े की नौबत आ गई है। रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको गंदी गंदी गालियां दी गई, उनको चप्पल तक से मारा गया। देखिए, रोहिणी आचार्य लालू यादव जी की बेटी हैं, लेकिन वो बिहार की भी बेटी है और बिहार की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसमें बेटियों का बहुत सम्मान है और एक ऐसी बेटी जिसने 2 जवान भाई के रहते हुए अपनी किडनी अपने पिता को दिया हो, इसलिए रोहिणी आचार्य का बहुत सम्मान करते हैं लोग। लेकिन जैसा कि रोहिणी आचार्य ने कहा है, उनको गाली दी गई, हरियाणा के संजय यादव, उत्तर प्रदेश के रमीज़ के कहने पे दी गई, उन्होंने निकलवाया,
जिस तरह की बातें वो कह रही हैं, बड़ा दुखद है ये सुनकर। ऐसे तो ये लालू जी के परिवार का मामला है, लेकिन हम सबको ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है। क्या इसमें महिला आयोग को भी दखल देना चाहिए, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है? अब वो महिला आयोग अभी तो स्टेटमेंट आया है और पारिवारिक मामला है, अब देखिए आगे क्या होता है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने टीएमसी के राजभवन से हथियार बांटने के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजभवन में हथियार होने के आरोप पर पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। इस आरोप पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने टीएमसी को ओपन चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता आकर दिखाए कि राजभवन में गोला बारूद कहां रखा है। राज्यपाल बोस ने कहा कि इस बयान के लिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को माफी मांगनी होगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। See, as far as the present issue is concerned, I have suggested a decent option to the Honorable MP. If he feels that he has said something which is not correct, he has the option to apologize to the people of Bengal. Otherwise, legal action will be taken. इससे पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि राजभवन में बीजेपी के गुंडों को शरण दी जा रही है और वहीं से हथियार और बारूद बांटकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस जब तक पद पर रहेंगे, बंगाल का भला नहीं हो सकता। और वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने टीएमसी को चुनौती देते हुए कहा है कि राजभवन के दरवाजे खुले हुए हैं, आकर दिखाएं राजभवन में गोला बारूद कहां रखा है। टीवी9 की ये रिपोर्ट देखिए। वो वेलकम किया है इस प्रोसेस को कि बंगाल में एक क्लियर वोटर लिस्ट होना चाहिए, उसके ऊपर चुनाव होना चाहिए। और गवर्नर के इस स्टेटमेंट के बाद टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने गवर्नर के ऊपर कड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये जो राजभवन है ये असल में बीजेपी बैक्ड क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर गोला बंदूक ये मौजूद किया गया है और ये असल में बीजेपी बैक्ड क्रिमिनल को दिया जा रहा है। इस सीरियस एलिगेशन के बाद गवर्नर ने रिएक्ट किया। गवर्नर का ये कहना है कि आज संडे को 5 बजे से ये गवर्नर हाउस पूरा ओपन है राजभवन, कोई भी आ सकता है, आके चेक कर सकता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ है या नहीं है। इसके बावजूद और एक बात भी गवर्नर ने बताया कि ये जो प्रीमिसेस है ये पूरा मेंटेन होता है कोलकाता पुलिस द्वारा। अगर ऐसा कुछ बात है कि यहाँ पर कुछ आर्म्स एंड एमुनेशन है तो उसका श्रेय जाता है कोलकाता पुलिस को। और इस बात को बताने के बाद गवर्नर ने ये भी बताया कि वो लोकसभा स्पीकर के साथ बात कर रहे हैं कि कल्याण बनर्जी ने जो अटैक किया है, जो कड़ी आरोप लगाई है, उसके ऊपर एक जांच होना चाहिए। और दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर उमर पर बड़ा पर्दाफाश। ब्लास्ट के लिए उमर को कैश की जरूरत थी। कैश के लिए नूह से फिरोजपुर झिड़का गया। साथ ही 1:03 पर एचडीएफसी के एटीएम में भी दिखा। हालांकि एटीएम से पैसे ना मिलने पर गार्ड को गाड़ी में बिठाया और बाद में गार्ड को वापस उसी एटीएम पर छोड़ दिया। पहले आतंकी उमर फिरोजपुर झिड़का के इसी एटीएम पर पहुंचा था और यहाँ का सीसीटीवी जो है वो जांच एजेंसी और टीवी9 भारतवर्ष के हाथ लगा है, जिसमें दिख रहा है कि वो 10 नवंबर और 9 नवंबर की रात तकरीबन 1:02 के आसपास एटीएम पर पहुंचता है और मास्क लगाकर जो है कैश पैश निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कैश नहीं निकलता है। तो उसके बाद वो एटीएम के बाहर मौजूद गार्ड को बताता है कि उसको 50,000 रुपये की ज़रूरत है कैश की। अगर गार्ड उसकी इसमें मदद कर देता है तो वो उसको 5,000 रुपये देगा। जिसके बाद दिख रहा है कि आतंकी उमर जो है वो उस गार्ड को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद इसी एटीएम के बाहर आता है और यहाँ पर जो है उस गार्ड को छोड़कर चला जाता है। और फिरोजपुर झिड़का के जिस एटीएम में उमर ने पैसे निकालने की कोशिश की, उसी एटीएम पर आज टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी भी पहुंचे और धमाके से 10 दिन पहले नूह में रहा था उमर। नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर लिया था मकान। 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर उमर नूह पहुंचा था। किराए के मकान में उसने अमोनियम नाइट्रेट रखा। 9 नवंबर को इसी मकान से i20 कार में विस्फोटक लेकर वो निकला।
नू मेवात होते हुए बदरपुर बॉर्डर से वो दिल्ली पहुंचा था, ये जानकारी सामने आ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आतंकी उमर के उस ठिकाने पर जहां पर जो है उसने मकान किराए पर लिया था, और ये जो है नू इलाके का हिदायत कॉलोनी है। ये जो आपको ताला लगा नज़र आ रहा है, बताया जा रहा है इसी कमरे में जो है उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था, और अभी से कुछ पल पहले यहाँ से जांच एजेंसी है वो जांच करके निकली है। अब ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो विस्फोटक और उर्वरक को ख़रीदता था, और उसको लेकर लगातार जाँच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हमें हो गए होंगे 25-26 दिन। फिर तो बता रहे हैं यहाँ पर आया था, हमको देख, हमने उसको कभी भी नहीं देखा यहाँ पर। लेकिन यहाँ अभी 2-3 दिन में पुलिस वाले तो बता रहे हैं, ये तो देखा होगा। वैसे नहीं देखा ना उसको हमने फेस से। नहीं, कुछ तो पता लगा किसका मकान है क्या है? हमें नहीं पता है इस बारे में, किसका है किसका नहीं है, नहीं पता। तो देखिए पड़ोसी हैं, इनका कहना है कि देखा नहीं था, क्योंकि वो इतने छिपे हुए तरीके से आता था जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आतंकी जो है वो इस्तेमाल करता था। हालांकि लोग जो हैं फिलहाल कुछ बताने से बच रहे हैं। और नूह से ही फिरोजपुर झिरका पहुंचा था उमर, जहां दिल्ली, वडोदरा, मुंबई के रास्ते वो पहुंचा, और रात 12:58 का वक्त जब टोल पर कैद हुई उमर की कार। हालांकि कैश की तलाश में फिरोजपुर झिरका उमर गया था। ब्लास्ट से तकरीबन 18 घंटे पहले डॉक्टर उमर नूह पहुंचा, और वहां से विस्फोटकों को गाड़ी में लाद करके पहले फिरोजपुर झिरका के ATM पहुंचा। जब पैसा नहीं मिला वहां से, तो वहाँ के गार्ड को ले जाकर कहीं और से पैसा विड्रॉ करने के लिए गया, और उसके बाद उस गार्ड को वहीं पर छोड़कर वापस इसी रास्ते से आगे की तरफ आया। आगे संजीत दिखाइए, यही वो टोल है जहाँ पर आतंकी उमर जो है वो 9 और 10 नवंबर की जो रात है 1:33 के आसपास तो इसी टोल प्लाज़ा को क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे आपको बता दें कि रास्ता जो है राजस्थान की तरफ जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उस पर भी ये रास्ता यहाँ से आगे की तरफ पहुँचता है। तो फुटेज बताया जा रही है यहीं की, और एजेंसी भी एक एक फुटेज को चेक कर रही है। उस ATM की भी चेक कर रही है जहाँ पर कि वो पहले पैसे निकालने के लिए पहुँचा था। हालांकि उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन फिर भी उसी गतिविधियों को नोट करने के लिए जांच एजेंसी तमाम उन जगहों को चेक कर रही है जहाँ जहाँ उसके जाने की खबर मिली थी। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिखी उमर की I-20 कार। 29 अक्टूबर की शाम यूनिवर्सिटी में कार की एंट्री होती है। 30 अक्टूबर की दोपहर ये कार वहां से निकलती है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की जांच लगातार जारी। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक सामने, और देखिए STF के जो लोग हैं वो आसपास के इलाके में भी पूछताछ कर रहे हैं। आपको सामने नज़र आएंगे तो STF हरियाणा की टीम है जो कि इस पूरे इलाके में ना सिर्फ पहले यूनिवर्सिटी में जांच कर रही थी, अब देखिए आसपास की जो दुकानें हैं उन पर भी यहाँ पर जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। क्योंकि खबर ये भी है कि जो डॉक्टर उमर था जिसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है वो कई फ़ोनों का इस्तेमाल कर रहा था, वो अभी तक जो है पुलिस को मिले नहीं हैं। साथ में उसके आने जाने का समय से लेकर तमाम चीज़ें, और क्योंकि वो इस जगह पर आता जाता था, काम करता था, तो यहाँ पर जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ पर उसका क्या वास्ता था, तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हरियाणा STF की जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। और अब ऐसे में तमाम जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे लगातार हरियाणा STF पूछताछ कर रही है ताकि इस बात का खुलासा हो सके क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था। वीडियो सहयोगी संजीत के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, हरियाणा। और दिल्ली धमाके मामले की जांच में ही टेरर मॉड्यूल को फंडिंग का मामला जिस तरीके से सामने आया है, खबर है कि कुछ हवाला डीलर्स को भी हिरासत में लिया गया है, और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उमर को फंडिंग किसने की। दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाला आतंकी डॉक्टर उमर को कौन फंडिंग करता था, उसके पास इतने पैसे कहां से आते थे, इन सवालों को ढूंढने के लिए जांच एजेंसी लगातार काम कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या इस टेरर मॉड्यूल को फंड करने के लिए हवाला या अवैध मनी चैनल का इस्तेमाल हुआ। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश में हैं कि क्या इस टेरर मॉड्यूल को जैश-ए-मोहम्मद संगठन से फंडिंग तो नहीं होती थी।
जांच में अब तक सामने आया है कि मुख्य आरोपी उमर को लगभग 20 लाख रुपए अवैध वित्तीय चैनलों के जरिए मिले थे। जांच एजेंसियां कुछ हवाला डीलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। कई और हवाला डीलर्स जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। आरोपी डॉक्टरों ने नूह में बाजार से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर कैश में खरीदे थे। इसके साथ ही ये पता चला कि लाल किले के पास ब्लास्ट हुए i20 कार को कैश में भी खरीदा गया था। ये कार फरीदाबाद के एक कार डीलर से खरीदी गई थी। पुलिस ये पता लगा रही है कि आतंकी उमर ने कहां-कहां कैश का उपयोग किया था, कौन उसे फंडिंग करता था, इस टेरर मॉड्यूल को बढ़ावा देने में किसका हाथ था। और दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9 mm कैलिबर पिस्टल के 3 कारतूस बरामद हुए। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि ये कारतूस किसके हैं। दिल्ली के लाल किले पुलिस को 3 कारतूस मिलने की खबर के बाद सनसनी फैल गई। ये कारतूस उसी जगह के पास मिले हैं जहां 10 नवंबर को ब्लास्ट हुए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। इनमें से 2 जिंदा कारतूस हैं और एक खाली खोखा पुलिस को मिला है। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह कि मौके से पुलिस को कोई पिस्टल या उसका कोई पार्ट नहीं मिला है, यानी सिर्फ कारतूस ही मिले हैं। पुलिस ने वहां मौजूद अपने स्टाफ के कारतूस चेक करवाए, लेकिन उनके कोई कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। बताया जा रहा है कि ये 9 mm की पिस्टल आम लोग उपयोग नहीं करते। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेस या पुलिसकर्मी ही इस्तेमाल करते हैं। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस कहां से आए। क्या ये ब्लास्ट के बाद i20 कार से गिरे थे? फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है कि कारतूस किसके हैं, कैसे यहाँ पहुँचे। और लाल किले के पास से जहां कारतूस मिले हैं, वहां से TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। एजेंसीज लगातार इस ब्लास्ट की तमाम जो परतें हैं उसको खोलने में जुटी हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाल किले के ठीक सामने हुए ब्लास्ट के फौरन बाद यहां पर जांच कर रही पुलिस और एजेंसीज को 9 mm के 3 कारतूस मिले थे, जिनमें 2 जिंदा थे जबकि एक इस्तेमाल किया हुआ उसका खोखा था। ये वो जगह है जहां से लाल किले के सामने जब ब्लास्ट हुआ तो यहीं से ठीक ये तीनों कारतूस मिले थे। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कारतूस यहां पर कहां से आए और किसके थे। दरअसल 9 mm के जो कारतूस है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। इसको आम इंसान इस्तेमाल नहीं करता है, ये किसी को लाइसेंस इसका नहीं मिलता, बल्कि इन गोलियों का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस या फिर फोर्स करती है। साफ हो चुका है जांच में अभी तक कि ये पुलिस का कारतूस नहीं था 9 mm। तो आखिर ये जो 9 mm के कारतूस थे वो यहाँ पर कैसे पहुंचे। एजेंसीज को शक है कि ये कारतूस 9 mm के उम्र के हो सकते हैं और ब्लास्ट के बाद कोई साजिश रही होगी। गाड़ी के अंदर ये कारतूस थे जो कि उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। और जयपुर की कॉलोनी के घर में जंगल से आया तेंदुआ घुस गया। स्थानीय लोगों ने तेंदुए को पकड़कर डंडों से पीटा। इसके बाद घायल तेंदुआ जंगल में भाग गया। आधी रात को सन्नाटे को चीरता हुआ ये तेंदुआ इस घर के अंदर घुसता है, मगर तभी लोगों ने जमीन पर पटक कर इसे पैरों से दबा लिया और तेंदुए को बुरी तरह जकड़ लिया। तस्वीरें जयपुर की हैं। लोग चादर, तौलिया, डंडे से तेंदुए को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने भीड़ को हटाया। भीड़ के हटते ही लेपर्ड खुद ही जंगल में चला गया। दरअसल जयपुर के गुर्जर घाटी इलाके में भोजन की तलाश में तेंदुआ रिहायशी इलाके में आ गया। इस दौरान वन विभाग को सूचना मिलते ही वो तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए निकले। टीम मौके पर पहुंच ही रही थी कि इसी दौरान लोगों ने तेंदुए को पकड़ लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं, लाठी डंडे और चादर डालकर लोग तेंदुए को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने बताया कि पास में ही प्रभातपुरी का जंगल है, वहां से भोजन की तलाश में तेंदुआ आ गया था। तेंदुआ जिस घर में घुसा वहां भैंस थी, तभी तेंदुए पर लोगों की नजर पड़ गई। भीड़ को देखकर शायद तेंदुए ने अटैक करने की कोशिश की, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया था। और गुजरात में गिर के जंगलों से भूखे शेरों की टोली शिकार ढूंढते ढूंढते इंसानी बस्ती में आ पहुंची। भूखे शेरों का पूरा परिवार जब रिहायशी इलाके में पहुंचा तो क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए, गांव में अटखेलियां करते शेरों का झुंड, एक नहीं दो नहीं, बल्कि शेरों की पूरी टोली है। कोई घूम रहा है तो कोई गुर्रा रहा है, कोई शिकार की खोज में है तो कोई घात लगाए बैठा है। किसी ने तो शिकार को खोजकर उसे दबोच भी लिया है। तस्वीरें गुजरात के अमरेली जिले की हैं। राजूला तालुका के मोटा अगरिया गांव में
6 शेरों की एंट्री ने हकम मचा दिया। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल गिर के जंगलों से भूखे शेर खाने की तलाश में इंसानी बस्ती में घुस आए। इन 6 शेरों ने गांव को चारों ओर से घेर लिया। मवेशी और आवारा कुत्ते जान बचाने के लिए भागदौड़ करने लगे। शिकार की तलाश में शेरों का झुंड आधी रात को गांव में घुसा था। गलियों में दौड़ते हुए इन शेरों ने पशुओं और कुत्तों का पीछा किया। गाय बैल समेत कई पशुओं को शेरों ने शिकार के लिए दौड़ाया। भागते भागते शेर और पशु राजूला सावरकुंडला हाईवे तक पहुंच गए। ट्रैफिक ठहर गया, गाड़ी वाले सहम गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब गिर के जंगल से शेर खाने की तलाश में इंसानों के इलाके में घुस आए हों। पहले भी शेरों के ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं। दरअसल जब जब इंसानों ने जंगल के कानून को तोड़कर वहां घुसपैठ की है, तब जंगल के जानवरों ने भी इंसानों की बस्ती में दस्तक दी है। और नवी मुंबई में शिवाजी प्रतिमा का एमएनएस नेता और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने जबरन अनावरण कर दिया। अमित ठाकरे ने कहा है कि अगर इसके लिए उन पर केस भी होगा तो उन्हें खुशी होगी। नवी मुंबई के नेरुल क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब कई महीनों से बनकर तैयार इस प्रतिमा का उद्घाटन नहीं हुआ। प्रतिमा को कपड़े से ढक कर रखा गया था। तभी राज ठाकरे के बेटे अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और प्रतिमा का जबरन अनावरण कर दिया। आप देख सकते हैं एमएनएस के कार्यकर्ता खुद शिवाजी की प्रतिमा के ऊपर से कपड़े हटाकर जल चढ़ा रहे हैं। खुद अमित ठाकरे ने भी इसका अनावरण कर दिया। ठाकरे का कहना है कि कई महीनों से इस प्रतिमा पर धूल जमी हुई थी। मला वाटतं की सरकारमधलं कुठच्याही मोठ्या नेत्याला किंवा मंत्र्यांना वेळ नाही मिळाली त्यांचं अनावरण करण्यासाठी, त्याचं उद्घाटन करण्यासाठी। त्याच्यामुळे ते 4 महिने मला वाटतं ह्या एक घाणेरडा कपडा होता त्यांच्या भोवती, तुम्ही बघितलं असेल, ते धूळ खात बसलेलं आणि मला ते बघवलं नाही। म्हणून आम्ही आज मला वाटतं की माझी पहिली राजकीय केस किंवा जे काय ती महाराजांसाठी असेल तर मला खूप आनंद होईल त्याचा। इस घटना से जुड़े वीडियो और फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारतीय कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने ओडिशा के पारादीप में बड़ा अभ्यास किया है, जिसमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रैक्टिस की गई। इसके तहत समंदर में खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशंस की रिहर्सल्स हुई। रविशंकर दत्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। समुंदर में पहुंच चुके हैं जहां पे एक छोटी सी प्लेन क्रैश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं वो जो ऑरेंज कलर का आपको एक छोटी सी बोट दिख रहा होगा, वो रेस्क्यू साइट है। और आप देखिए अलग अलग जो जहाज है वो रेस्क्यू साइट पे पहुंच रहे हैं और जो स्पीड बोट्स है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष के इस रेस्क्यू इस विजुअल को आप देख सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को आप देख सकते हैं। देखिए कैसे वहाँ पे पहुँच रहे हैं ये पूरा टीम और वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि ये पूरा एक सीन क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे भुवनेश्वर से जापान जाने वाली एक प्लेन हवा में थी और इमरजेंसी लैंडिंग पानी में करना पड़ा। जैसे कि हम लोग ने देखा था इसी साल के पहले गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश किया था, बहुत लोगों की जान गई थी। लेकिन ऐसे आपात स्थिति में कैसे पूरा चीज़ को संभाला जाए, कैसे प्रिपेयरनेस रखा जाए, उसके चलते ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। तो समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड के जिम्मे होता है। हादसे के दौरान कोस्ट गार्ड्स कैसे जान हथेली पर रखकर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, पारादीप से रविशंकर दत्ता की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ और एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे दो जहाज के बीच। देखिए यहाँ पे जो प्लेन की जो पानी में लैंड करने के बाद प्लेन की जो सिग्नल रहती है वो यहाँ पे है ताकि सैटेलाइट से उनको देखा जाए। और ये पूरा जो जगह है चारों तरफ से आप देख सकते हैं भारतीय तट सुरक्षा बल जो कि कोस्ट गार्ड कहा जाता है, उनके जहाज स्पॉट पे पहुंच रही है। और स्पॉट में पहुंचने के बाद ये जो ऑरेंज है, क्यों ये ऑरेंज है, ताकि दूर से दिखाई दे। और ये ऑरेंज कलर की जो बोट है उसमें यात्री जो है वो बैठे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए कोस्ट गार्ड की ये जो जहाज है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि आपात स्थिति में अगर ऐसा कुछ हो तो तट सुरक्षा बल तुरंत काम कर सके। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, ऑफशोर पारादीप। और भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेक इन इंडिया और PLI जैसी स्कीम्स ने इनसे जुड़ी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा भी दिया है। फोकस ग्रीन एनर्जी के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिज पर भी है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
भारत की ग्रोथ स्टोरी में मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। सरकार ने माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है, जिसका नतीजा है कि मैन्युफैक्चरिंग का भारत की जीडीपी में 17% का योगदान है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ रोजगार देता है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम शुरू की है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को माइनिंग सेक्टर ने और बढ़ाया है। माइनिंग सेक्टर उद्योगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि स्टील, सीमेंट, ऊर्जा जैसे कई उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ का सोर्स है। भारत में कोयला, बॉक्साइट, लोहा, चूना पत्थर, रेयर अर्थ खनिज काफी मात्रा में मौजूद है। माइनिंग सेक्टर जीडीपी में करीब 2.5% का योगदान देता है। MMDA एक्ट ने माइनिंग में निजी क्षेत्र के लिए दरवाजा खोला, जिससे निवेश और इनोवेशन को बढ़ावा मिला।